फिर मुझे वापसी का रास्ता भी तो बताइए। मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका है नीली। ये तुम्हारे लिए एक न एक दिन जरूर खुलेगा, लेकिन उस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मेरे जाने के बाद तुम आ जाना। अम्मी, अम्मी। आइए आइए सर, आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। मलिक, रफीक मलिक। वालेकुम अस्सलाम। भाई ज़हीर, ये तुम घूम फिर कर मेरे ही पास क्यों आ जाते हो? मैंने तुम्हें कोई ज़ेरे हिरासत तो नहीं रखा? तुम्हें खुली छुट्टी है, तुम जहां जाना चाहो जाओ। ओह, मैं गुजरांवाला जाने से पहले अपने हाथ जो है उनको मैं साफ कर लेना चाहता हूँ। भाई तुम्हारे हाथों पर धब्बे किस नौइयत के हैं ज़हीर? इल्जामात, बहुत से इल्जामात। मैंने सोचा और मुझे एक चीज बिल्कुल ठीक तरीके से याद आ गई है। वो जो मेरा ब्रीफ केस था वो मैं रावलपिंडी वाले दफ्तर में छोड़ गया। मेरा मतलब है कि मैं वहां पे भूल आया था। ऐसे सज्जाद वाले दफ्तर में? जी हाँ, सज्जाद वाला दफ्तर। मैंने सज्जाद को काफी टटोला है, लेकिन ब्रीफ केस के बारे में उसको कुछ इल्म नहीं है। वैसे मुझे एक आप बात बताएं, ये बेजान सा ब्रीफ केस जो है ये किस तरह चश्मदीद गवाह बन गया है? ये बेजान चश्मदीद गवाह इस केस में बहुत अहमियत रखता है ज़हीर। अगर तुम राजदारी का वादा करो तो मैं तुम्हें इस ब्रीफ केस की अहमियत से आगाह कर सकता हूं। उस ब्रीफ केस में हेरोइन थी। हेरोइन? मेरे ब्रीफ केस? हाँ, यही तो एक कंफ्यूजन है इस केस में। ब्रीफ केस का लेबोरेटरी में तजिया किया गया है तो उसमें से हेरोइन के अज्जा मिले हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भाई सलीम इस मैं ये कड़वी गोली निगलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ऑल राइट, तो फिर हम इसे शुगर कोट कर लेते हैं। तो फिर तुम मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस हो? आपने अपनी तरफ से काफी अजीबोगरीब किस्म के अंदाजे लगा लिए हैं और आपका ये अंदाजा कि मनशियात की स्मगलिंग में मेरा हाथ है काफी जानदार है। तो फिर इंतजार किस चीज का आप कर रहे हैं? जाएं, जाके पुलिस को फोन करें और बांधे कामयाबी का सेहरा अपने सर पर। सेहरा? अच्छा, कामयाबी का सेहरा? नो 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 माय डियर, नो। गो के मैंने अपना फेंका हुआ जाल समेटना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ मछलियां भी मेरी नजर में आ रही हैं, लेकिन अभी ही इस जाल का कुछ हिस्सा तजस्सुस के पानियों में डूबा हुआ है। पहले मुझे पूरा जाल निकाल लेने दो। नो, डोंट टच इट। ये रहा सर आपका टिकट। गुड, वेरी गुड।
भाई ये टिकट भी मौके पर मिल गया, अब तो बस परवाज करना बात ही। मुझे भी साथ ले चलते सर। देखो फयाज, कभी किसी के साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार खुद से मत किया करो, वरना जिंदगी भर दूसरों के पीछे चलते रहोगे। तो ये अंकल मलिक मंजूर कहाँ चले गए आज? मैंने आपका पैगाम उन्हें दे दिया था सर। दे दिया था? अच्छा, चलो इंतजार कर लेते हैं, लेकिन ये बेमौका इंतजार जहमत बन जाता है कभी। जी हाँ, वो आपका ब्रीफ केस तो आपको मिल गया था ना सर? नहीं, ब्रीफ केस तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं मेरा ब्रीफ केस किसके पास है। एक बेवकूफ शख्स मुझे बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ। चलो उसे अपना दावा आजमा लेने देते। प्याज जी, तुमने ब्रीफ केस चोरी होने की रिपोर्ट तो दर्ज करा दी थी ना? जी हाँ सर। गुड। ये अंकल मलिक मंजूर कहाँ चले गए? मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझे बुलवाया है। रास्ते बेटी मैं चला जाऊं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं अब्बू? उम्र गुजरी है गार्ड के डिब्बे में। जब किसी स्टेशन पर आगे से सिग्नल डाउन नहीं मिलता था तो मैं रेल रुकवा दिया करता था, इस इंतजार में कि स्टेशन मास्टर क्लियरेंस दे तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है अब्बू। आगे एक वाज़े लकीर है। लकीर फांदी भी तो जा सकती है रास्ते बेटी। नहीं अब्बू, आप लकीर के इस तरफ आराम और सुकून से खड़े रहेंगे। लकीर फाड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी तरफ से अगर वो आपके पास आना चाहे तो उसे भी रोक दीजिएगा अब्बू। रोक दूं? अच्छा, रोक दूंगा। अब्बू, आप चाय पियेंगे? नहीं। मैं तुम्हारे ही लिए यहाँ रुक गया था जमीला। चलो अच्छा ही हुआ कि मेरी मौजूदगी में हम सबको ये खुशखबरी मिल गई। अम्मा, अब रहमान भाई आए ना तो उन्हें सिद्के दिल से माफ कर दीजिएगा। मगर उसने जमीला के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। आप क्या सजा देंगी अम्मा? तुम लोग हमेशा तराजू मेरे हाथ में पकड़ा देते हो, कभी हिम्मत करके खुद भी थाम लिया करो, फिर दोनों पलड़ों का हिसाब बराबर रखना समझ में आ जाएगा। ना अम्मा, ये काम आप खुद ही कीजिएगा। वैसे भी आपको शौक है इस तराजू के किसी ना किसी पलड़े में दूसरों की मजबूरियां, परेशानियां और नाहमवारियां जमा करने का। और फिर अम्मा, आपकी तबीयत में इंसाफ पसंदी भी तो शामिल है। लेकिन मुझे तराजू के दूसरे पलड़े से निकाल दीजिएगा, मैं रहमान से खुद ही हिसाब कर लूंगी। मैं इसीलिए यहाँ रुक गया था ताकि रहमान भाई आए तो कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए। मगर जमीला, ये मत भूलो कि उसने हिना को भी तुमसे छीन लिया था। छीना कहाँ था अम्मा, सिर्फ अपनी हिफाजत में रखना चाहा था। और अम्मा, अब तो रहमान ने कहा है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए भी तैयार है। नसीम भाई, जहाज का वक्त तो नहीं हो गया? नहीं, अभी जहाज आने में देर है। आज आपने अंकल बड़ी राह दिखाई। मैं चलते चलते रुक जाता था, फिर चलने लगता था। आप चलते चलते सोचते रहते होंगे शायद। नहीं, मैं सोचता नहीं हूं, ये शायद। आपको मुझसे गिला होगा अंकल कि मैं उस रोज हाजिर नहीं हो सका घर पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें काम में ख्याल नहीं रहा होगा। नहीं, ख्याल था मुझे अंकल, खुद नहीं आया। जहां जानबूझकर। अंकल, याद है आपने मुझे एक बार बेटा कहा था?
उस दिन मुझे आपकी अजमत का एहसास हुआ और मेरे दिल में आपके लिए बेपनाह इज्जत पैदा हो गई। और मैं जिसकी इज्जत करता हूं अंकल, उसे धोखा नहीं दिया करता। मैं समझा नहीं। अंकल, यही कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। अंकल, मैं रास्ते में पड़ा एक पत्थर हूं, कई कोनों वाला छोटा सा पत्थर जिसे राहगीरों की ठोकरों ने गोल कर दिया है। और अब इस पत्थर ने लुढ़क कर अपनी एक जगह बना ली है। अब ये पत्थर आपके घर की जीनत तो नहीं बन सकता अंकल। तुम कसरे नफसी से काम ले रहे हो सज्जाद बेटे। तुम क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, ये मुझसे पूछो। मुझ जैसे सीधे साधे लोग तुम्हें पत्थर नहीं, हीरा समझते हैं। आई एम सॉरी अंकल, मुझे आपसे दूर होने का बहुत एहसास है, बहुत दुख होगा मुझे। कल मेरी फ्लाइट है। दफ्तर का हिसाब किताब देख लीजिए, एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं है। ये दफ्तर की चाबियां। लेकिन ये चाबियां तुम्हें नीली के हवाले करने चाहिए थी। कानून के मुताबिक आप ही तो उसके सरपरस्त हैं। तो तुम हमें छोड़कर हमेशा के लिए? हाँ अंकल, इस बार पत्थर को किसी राहगीर ने बहुत जोर से ठोकर लगाई है। काफी दूर चला जाएगा ये, और फिर इसे इंतजार रहेगा शायद दूसरी ठोकर का। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तुम मेरे बेटे हो अब भी। प्रामाली, जब से तुम लाहौर आए हो कुछ उदास उदास रहते हो, आखिर बात क्या है? ओ जी बात क्या होनी है, उदास ना हो तो क्या खुश हो। जब से लाहौर आया तनख्वाह ही नहीं मिली बेचारे को, बस काम ही काम करता रहता है मेरी तरह। लेकिन तुमको तो बाकायदगी से तनख्वाह मिलती रहती है। प्रामाली, पर तुम तो लाहौर में अकेले हो, तुमने तनख्वाह क्या करनी है? ये जी तनख्वाह जो है ना, ये बहुत जरूरी है बाल बच्चा पालने के बाद और जोड़ने के लिए फजलदाद की तरह। ये तुमको किस बात की तनख्वाह मिलती है? कार शार तो है ही कोई नहीं। और बाग बगीचा कहाँ? कार भी आ जाएगी और बाग बगीचा भी बन जाएगा। हेलो आंटी। हेलो हिना, कैसी हो? कितनी प्यारी है हिना जमीला आपा। ऐसा लगता है जैसे धूल में से फूल निकल आया हो। धूल ही तो छाई हुई थी मेरे चारों तरफ। यूं लगता था जैसे जैसे एक समंदर है और मैं उसमें डूबती उभरती एक फूल को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। खुदा का शुक्र है अब मैं साहिल पर पहुंच चुकी हूँ। नीली, तुम्हारे सामने भी साहिल फैला हुआ है। अगर तुम चाहो तो प्लीज जमीला आपा। आई एम सॉरी नीली। आओ है ना, आओ जाओ। बाय। दाफिज। मैं अजीब शशुपन में मुब्तला हूं। एक तरफ अम्मी की नाराजगी और दूसरी तरफ इन लोगों के दबे दबे तकाजे। इन हालात ने तो मुझे खोखला कर दिया है। जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो आसूदगी के 4 दिन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। कभी ख्याल आता है सब कुछ छोड़कर अम्मी के पास चली जाऊं, लेकिन फिर सोचती हूँ जो हिफाजत मुझे यहाँ मिली है शायद कहीं नहीं मिल सकेगी। आखिर इन बेचैनी और उलझनों से मुझे कब निजात मिलेगी? इनकार इनकार इनकार। आखिर कब तक हम उसका इनकार सुनते रहेंगे अम्मा? उसे सभी ने समझाया नसीम, मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता। मैं इसीलिए यहां रुक गया था। अब ये घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि नीले के इनकार के बावजूद ये शादी कर दी जाए।
तुम्हारा तो दिमाग चल गया, कोई अकल की बात करो। और आपके होते हुए जो उस पर इतने सारे जुल्म हुए हैं, कभी आपने उसका हिसाब करना गवारा किया है? अगर मैंने इतनी सी राय दे दी खानदान को बचाने के लिए, तो आप खामखा क्यों खफा हो रही हैं अम्मा? तुम्हारे अंदर मर्द की ज़हनियत ने मुझे खफा होने पर मजबूर कर दिया नसीम। बहू के नाते नीली के साथ जो हमने सलूक किया है, मैं उसमें अपने आप को बराबर का शरीक समझती हूँ, मगर एक औरत की हैसियत से इस हद तक नहीं जा सकती कि उसके इनकार के बावजूद उसकी शादी कर दूं। आप मंतक का शिकार हो रही हैं अम्मा। यही मंतक कई बार मेरे दिए बचाव का जरिया बनी है नसीम, वरना खान साहब के उसूलों के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता। एक अरसे बाद मैंने तुम में तुम्हारे बाप की झलक देखी। तभी आप मेरी राय को रद्द कर रही हैं। मैं ये किस्सा खत्म करना चाहता हूं अम्मा। वक्त की तनाबों को अपने हाथ में मत लो नसीम। तुम्हारी इस बेवकूफी से घर का शिराजा बिखर सकता है। शिराजा बिखरा हुआ है अम्मा। नीली ने मेरे भाई की जायदाद पर कब्जा कर रखा है और आप मसलहत के रास्तों की तलाश में हैं। मैं कहता हूं आप उसे उसके कचार से बाहर निकाल फेंकिए। बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास। चले जाओ यहां से, जाओ। मुझे चला ही जाना चाहिए था। खामखा रुके इन लोगों की खातिर। इतनी जिद अच्छी नहीं है सकीना बहन, आखिर वो तुम्हारी बेटी है। नहीं सलमा, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। उसके दिल में मेरे लिए जगह होती, मेरी मोहब्बत होती, तो वो मेरे पास आ जाती। तुम खुद गर्ज बन रही हो। देखो ना, आखिर नीली की भी तो इतनी मजबूरियां हैं। उसकी कोई मजबूरियां नहीं है सलमा, उसकी कोई मजबूरियां नहीं है। बस वो सब कुछ भूल गई है। मेरी कुर्बानियां, मेरा इसार। सलमा, मैंने नीली के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे शुबा है कि वो चाहती है, खुद चाहती है कि शादी। तो इसमें हरज ही क्या है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सलमा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये बड़ी अम्मा मुझ पर दूसरी ज़र्ब लगाना चाहती हैं। मैं तो पहली शादी के लिए दिल से रजामंद नहीं थी, मगर बेटी के लिए खामोश हो गई थी। लेकिन सलमा, अब ऐसा नहीं होगा। सलमा, सलमा, तू नीली को उस दलदल से निकाल लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सकीना बहन, बहुत ज्यादा बुखार है। लेट जाओ आराम से। नीली का ख्याल आता है ना, तो दिल में उबाल सा उठता है। ये बेटियां नसीबों वाली ना हो तो माँ बाप के लिए उम्र भर का रोग बन जाती है। सलमा, दवा पी लो, मैं दवा लेके आती हूँ। नहीं सलमा, तू उसे बचा ले। ठहर, मैं दवा लेके आती हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ सलमा, मैं बीमार नहीं हूँ। सकीना बहन, एक मिनट। शुक्रिया फयाज, तुमने हमें बहुत अहम मालूमात फराहम की हैं। ये तो मेरा फर्ज था सर। वेरी गुड। तो मैं ऐसा करो, तुम आज और इसी वक्त अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लो। यस सर। मैंने रेड के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यस सर। हाँ, और हमारी कामयाबी इसी में है कि हम उस गिरोह को रंगे हाथों पकड़ें। इंशाल्लाह सर। राइट, ओके, हरी आप। Well done, my boy, well done. थैंक यू भाईजान, थैंक यू। महमूद बेटे, तुमने फर्शनासी की मिसाल कायम कर दी है। अब्बाजान, मुझे इस केस में बहुत मेहनत करना पड़ी। आई नो, मैं जानता हूँ। ये तुम्हारा बहुत बड़ा टेस्ट था बेटे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
अगर खुदा ना खास्ता मुलजिमान फरार हो जाते तो तुम्हारी सारी मेहनत अकारत गई थी। लेकिन उनमें से किसी ने भी सलीम के कत्ल का इतराफ नहीं किया ये। न तो वो क्यों करते इतराफ, और फिर उन्हें अपने नाकर्दा जुर्म का इतराफ करना भी नहीं चाहिए था। ये क्या बात है? इसका तो मतलब है कि हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। नो, हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता। नसीर के गिरोह की गिरफ्तारी से ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये लोग मुनशियात कारोबार में मुलव्विस थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि किसके ज़ेरे साया इनका सरगना कौन है? जाहिर है बजान, नसीर के सिवा कौन हो सकता है? नसीर महज एक मोहरा भी हो सकता है बेटे। तुम बताओ ज़हीर, अगर वो वाकई इनका सरगना था तो क्या वो इतनी आसानी से गिरफ्तार हो जाता? नो, मेरे ख्याल में वो कोई और है। आप ठीक कह रहे हैं रफीक मलिक साहब। मैं उस शख्स को पहचान गया हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ ज़हीर बेटे। ये सजाद कहाँ पे है? एयरपोर्ट। अब तो उसका जहाज परवाज हुए आधा घंटा हो चुका होगा। वो ये सारा कारोबार मेरे हवाले कर गया था। मैं हिसाब किताब देख रहा था, एक पैसे का भी हेर फेर नहीं। अब वो हमारे दरमियान से निकला। अपनी दुनिया है, अपने अपने मफाद हैं। अब रहमान के आने से तुम्हारी दुनिया मुकम्मल हो गई। नसीम का अपना घर है, उसे हमारी तरफ से कोई फायदा नजर नहीं आया तो वापस चला गया। जी हाँ, और अकेला अपने घर में खुश है। अब तो बस नीली रह गई है, बेचारी नीली। उसका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। मेरा ख्याल है मुझे अदा कर ही देना चाहिए। कौन सा कर्ज अम्मा? बशीरा, बशीरा, मेरी चादर लाओ। आप आइए। अकेली आई हैं बड़ी अम्मा? हाँ, अकेले ही आना पड़ा। अगर मैं खान साहब की बीवी बनकर आती तो तुम अपनी आना इज्जत और खुददारी की बनाई हुई दीवारों के पीछे छुप जाती, फिर हमारा कभी आमना सामना ना होता। वो बुलंदी, ये पस्ती, दरमियान में पर्दादारी भी नहीं। जाहिर है आपको अपनी कोई जरूरत यहां खींच लाई है। मेरी कोई मजबूरी तुमसे छुपी हुई नहीं नीली की मां। आज तक हम दोनों आंखें बंद किए वक्त के साथ भागते रहे। वक्त बदला, रस्म और रिवाज में तब्दीलियां आई, इंसान के रवैये में लचक पैदा हुई, मगर हम अपने जमाने के साथ चिमटे रहे। हमने अच्छा ही किया बड़ी अम्मा, वरना उस माहौल में जहां अख्तार और साफ के सुतूनों को दीमक लगी हुई है, हम जीने के लिए एक सांस भी नहीं ले सकती। अगर किसी लालच के तहत आपने अपना आप बदलने पर मजबूर कर ही लिया है
तो मुझे अपने साथ मत मिलाइएगा। तुम्हें भी अपने खोल से बाहर निकलना होगा नीली की माँ, वरना हम दोनों की जिद हमारी बेटी का मुस्तकबिल तबाह कर देगी। उसे अपनी बेटी मत कहिए बड़ी अम्मा, उसे तो आपने बहू तक का दर्जा नहीं दिया, और अब बेटी। मैं आपको अच्छी तरह समझती हूँ बड़ी अम्मा। मुझसे नीली की बेवकी का दुख नहीं देखा जाता। बेवकी दुख नहीं है, इम्तिहान है औरत का। ये भी तुम्हारा जज्बाती फैसला है सकीना। हमारे दीन ने बेवा को दोबारा शादी का हक दिया है, फिर ये फरीजा अदा करके मजलूमियत की जिंदगी को खुशगवार जिंदगी में तब्दील करने में क्या हर्ज है? मुझे खौफ मत कीजिए बड़ी अम्मा, हमारी बिरादरी में यही होता है। बेवा चाहे एक दिन की ब्याही हो या फिर उसकी रुखसती ना हुई हो, दूसरा निकाह नहीं होता। लेकिन सकीना, शरीयत में किसी भी औरत के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये गलत रिवाज है, हमारा खुद साख्ता कानून। कुछ भी है, आपकी ये बात मेरे दिल को नहीं लगती बड़ी अम्मा। अगर हम अपनी मसलहतों का रोना रोते रहे तो जानती हो क्या होगा? राबिया की सूरत में एक और नीली को इस दुनिया के मसाइब बर्दाश्त करने के लिए हम छोड़ जाएंगे। नहीं बड़ी अम्मा, हमें उसे अपने मसाइब वसीयत नहीं करने, हमें उसे अफसल बनाना है ताकि वो हम सब पर फख्र कर सके। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है सकीना, जब नीली अपना नया घर बसा ले, उसे शौहर का तहफ्फुज मिले, राबिया को बाप की कमी महसूस ना हो। और ये बातें हम सिर्फ उस वक्त सोच सकते हैं जब अपने तजादात में से बाहर निकल आए। जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि नीली ये बात नहीं मानेगी। नीली पर कोई जबर नहीं करेगा, वो खुद इसका फैसला करेगी, और वो जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। अब तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है सकीना? जी नहीं बड़ी अम्मा। आप इनके साथ दूसरा दरवाजा कवर करें। राइट साहब। आप लोग आए मेरे साथ। तो तुम यहाँ? ये भी एक चूहेदान है सज्जाद। मैं वो पुलिस ने मुझे घेर लिया था तो बड़ी मुश्किल से बचकर निकला हूं। देखो, लेकिन तुम? मैं भी उनके साथ हूं। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। देखो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, हट जाओ ना मेरे रास्ते। लेकिन फिर मैं जाऊंगा कहां? मुकफ़ात अमल में दौड़ने का रास्ता नहीं मिलता सज्जाद। वो तुम्हारा ब्रीफ केस वो मिल गया। वो चोरी हो गया था, वो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। हाँ, वो चोरी हो गया था। तुमने रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई कि सारा इल्जाम जो है वो नसीर पर पड़ जाए और तुम आराम से इस मुल्क से भागकर कहीं और चले जाओ। इंस्पेक्टर महमूद को तुम्हारे सारे मंसूबों का इल्म हो चुका है। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं ट्रैप हो गया हूं ना। ठीक है, देखो, आओ डील कर लेते हैं। बहुत दौलत है मेरे पास, बहुत कमाया है मैंने, बहुत पैसा है। तुम अपनी कीमत लगाओ।
मेरी कीमत बहुत थोड़ी है सज्जाद। मुझे मेरे भाई के कातिल को दे दो। कातिल मैं नहीं हूं, मैं तो, वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो नसीर ने मुझे वर्गलाया तो मैं एक दिन में करोड़पति होने के शौक में इस गलीज कुएं में गिर गया। इस गलीज कुएं में गिरने के लिए तुमने हमारे खानदान की आड़ ली, क्यों? सिर्फ फेस सेविंग के लिए कोई है शायद। देखो, मैं कारोबार बढ़ाना चाहता था, कारोबार की आड़ में अपना कारोबार बढ़ाता रहा मैं। नीली भाभी की हमदर्दियां ली मैंने, उसे तुम्हें दूर रखना चाहा, सलीम को भी। कोई है बाहर? है कौन? बाहर कानून के मुहाफिज हैं सच्चा। तुम अपने आप को उनके हवाले कर दो। कैसे हवाले कर दूं मैं? वो पूछेंगे मुझसे, सवाल करेंगे मुझसे, वो हिसाब लेंगे मुझसे। मेरे जराए हिसाब लेंगे वो तुमसे, उन तमाम जराइम का हिसाब लेंगे, उन मजलूम लोगों का हिसाब लेंगे, उस जवान नस्ल का हिसाब लेंगे जिनकी रगों में तुमने हेरोइन जैसे जहर को फैला दिया है। तुम जैसे लोग जो हैं वो नाकाबिले माफी हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद तुमसे हिसाब लूं, लेकिन मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा नहीं हूं खान साहब। इंतहाई कोशिश के बावजूद मैं आपके बनाए हुए ताने बाने को टूटने से न बचा सकी। घरों में इंसान रहते हैं,